नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है केलो आईएएस अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम पिछले जो माह है सितंबर माह, उसके जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स रहे हैं, उनसे संबंधित प्रश्नों को लेकर के आए हैं। दोस्तों, यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि हमारे प्रश्नों की जो फ्रेमिंग है, वो ठीक उसी प्रकार की है, जिस प्रकार के प्रश्न यूपीएससी पूछता है। आपने देखा होगा कि इस वर्ष 2023 में जो प्रीलिम्स की परीक्षा हुई है, उसमें जिस तरीके से ऑप्शंस को फ्रेम किया गया है, हम भी बिल्कुल उसी तरीके से आपके लिए कंटेंट लेकर के आए हैं, ताकि आने वाले एग्ज़ाम्स की तैयारी आपकी बेहतर हो सके। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हमारे वीडियो में। दोस्तों, मैं आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, ताकि हम इस तरीके के नए वीडियोज़ को और ला सकें। चलिए, आगे चलते हैं। तो अब शुरू करते हैं दोस्तों हम प्रश्न क्रमांक 1 से। प्रश्न क्रमांक 1 कहता है कि जो चंद्रमा है, उसके संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है दोस्तों? पहला कथन कहता है कि सुपरमून तब होता है जब चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर अपनी अंडाकार कक्षा की परिधि पर स्थित होता है ना दोस्तों? अंडाकार कक्षा की परिधि। चलिए इसको आगे देखेंगे। दोस्तों, मेरा रिक्वेस्ट आपसे ये रहेगा कि आप इस वीडियो को रोकिए और प्रश्नों को खुद से पढ़िए। मैं सीधा आप लोगों से आंसर डिस्कस करता हूँ, ताकि आप भी प्रश्नों को पढ़ पाएँ और जो डिस्कशन है वो कम से कम समय में हो। ठीक है दोस्तों? तो चलिए दोस्तों, मैं पहले ऑप्शन को डिस्कस करता हूँ। पहला ऑप्शन आप जानते हैं कि अगर ये पृथ्वी है, तो पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा एक परिधि में घूमता है। ठीक है दोस्तों? अगर यहाँ पे चंद्रमा है मान लीजिए, तो पहला ऑप्शन ये कह रहा है कि जब चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर अपनी अंडाकार कक्षा की परिधि पर स्थित होता है, तब सुपरमून बनता है। ठीक है दोस्तों? तो यहाँ पे दोस्तों ध्यान दीजिएगा अगर आप, तो चंद्रमा जो है, वो पृथ्वी से जितनी दूरी पर है, वो अपनी मैक्सिमम दूरी पर होता है। पर हमको देखने से ऐसा आभास होता है कि जो चंद्रमा है, वो बिल्कुल पृथ्वी के निकट है और उसका आकार जो है हमें बड़ा दिखता है। और यहाँ पर जो ऑप्शन दिया हुआ है, वो भी यही कह रहा है कि अपनी अंडाकार कक्षा की परिधि पर स्थित होता है। तो अंडाकार कक्षा जो है, इसको मैं ड्रॉ करके आपको दिखाता हूँ, क्योंकि इस तरीके से आप जो है इसमें पूरा ये जो है चंद्रमा कुछ इस तरीके से चक्कर लगाता है। ठीक है दोस्तों? अब इस तरीके से चक्कर जब लगाता है, तो देखिए परिधि यहाँ पर है। ठीक है? तो चंद्रमा है तो मैक्सिमम दूरी पर अर्थ से, लेकिन इसमें खास बात यह है कि यहाँ जब आप क्षितिज से देखते हैं, तो ऐसा दृश्य भ्रम उत्पन्न होता है कि जो चंद्रमा है, वो पृथ्वी के बिल्कुल निकट आ गया है और बड़ा दिखाई दे रहा है। तो इस हिसाब से दोस्तों हमारा जो पहला ऑप्शन है, ये सही हो जाएगा। ठीक है? अब चलिए दूसरे ऑप्शन पे विचार करते हैं। तो दूसरा ऑप्शन जो कहता है दोस्तों, वो ये कहता है कि जो ब्लू मून है, वो महीने की पहली पूर्णिमा पे होता है। अब दोस्तों पहली पूर्णिमा, है ना? तो अब पहली पूर्णिमा पे कैसे होता है, अगर ये चीज़ जानना हो अपने को, तो आप देखेंगे कि हर पूर्णिमा पे हर महीने में एक पूर्णिमा तो होती ही है। लेकिन जब ऐसा होता है कि एक ही महीने में 2 पूर्णिमा पड़ जाए, ठीक है? तो जो दूसरी पूर्णिमा होती है, उसको पारंपरिक रूप से हम क्या कह देते हैं? ब्लू मून की पूर्णिमा कह देते हैं। ठीक है दोस्तों? ये बात आपको ध्यान रखनी है। और ये चीज़ आपको कैसा पता चलेंगी? तो पढ़ने से पता चलेंगी दोस्तों। जो एमआर सर हैं, उनकी करंट अफेयर्स की वीडियो इसी चैनल पर रोज़ आती है। अगर आप उसको फॉलो कर रहे हैं, तो आप लोगों के लिए इस तरीके के सवालों का जवाब देना आसान होगा। और अगर ऐसा नहीं भी है कि आप फॉलो नहीं भी कर पा रहे हैं, तो ट्राई करिए कि फॉलो करें। ठीक है? तीसरा ऑप्शन है दोस्तों कि जो पूर्ण चंद्रग्रहण होता है, उसके दौरान ब्लड मून तब बनता है जब पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य के बीच आ जाती है दोस्तों। ठीक है? जिससे चंद्रमा पर छाया पड़ती है। तो बिल्कुल सही बात है। अगर आप इस ऑप्शन को देखें, तो ये कुछ ऐसा होगा कि अगर ये पृथ्वी है, ठीक है दोस्तों, और यहाँ चंद्रमा है और यहाँ सूर्य है, ठीक है? तो जो ये प्रकाश रहता है सूर्य का, उसको पृथ्वी ढक देती है। लेकिन फिर भी क्या होता है कि वायुमंडल में उनका विकिरण होता है, रिफ्लेक्शन होता है, जिसकी वजह से होता ये है कि लाल रंग छा जाता है चारों तरफ, जिससे कि चंद्रमा जो है, वो लाल रंग का दिखाई देता है। ठीक है? तो ये जो ऑप्शन है, ये भी सही हो जाएगा आपका। ठीक है दोस्तों? तो जब ये ऑप्शन तीसरा सही है और पहला भी सही है, दूसरा हमको पता है कन्फर्म कि ये गलत है। तो अब हम आंसर को कैसे सेलेक्ट करेंगे दोस्तों? चलिए मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप, कि पूछा है कि कितने जो हैं सही हैं। तो अब ऑप्शन को देखिए, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे यूपीएससी ने फ्रेम किया हुआ था। केवल एक कथन, तो दोस्तों हमको पता है कि इसमें तो 2 कथन सही हैं। केवल 2 कथन, तीनों कथन, इनमें से कोई भी नहीं। तो आप एक-एक करके जाइए दोस्तों। डी का देखिए, इनमें से कोई भी नहीं। तो एक तो हमको पता है कि हाँ, एक तो सही ही है, तो डी को हटा देंगे। फिर तीनों कथन सही है, तो पता है कि दूसरा भी गलत है, तो ये भी हट जाएगा। फिर हमारा जो है ऑप्शन ए और बी बचता है। लेकिन क्योंकि हमने आंसर निकाल लिया है पहले से, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बी हो जाएगा। ठीक है? दोनों कथन। पर दोस्तों आपको करना ये है कि जब भी नया प्रश्न स्क्रीन पर आएगा, तो आप वीडियो को वहीं रोकेंगे और पहले खुद से सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, और उसके बाद जो है उसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे आगे। ठीक है दोस्तों? आगे बढ़ते हैं हम लोग। दूसरे प्रश्न क्रमांक 2 कहता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब यहाँ पर आप देखिए, आपको फ़ोटो भी लगा हुआ है इथेनॉल का। प्रश्न इथेनॉल से जुड़ा हुआ है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। लगातार यूपीएससी ने इससे क्वेश्चन पूछा हुआ है,
और ये जो इथेनॉल का टॉपिक है ये कई वर्षों से न्यूज़ में बना भी हुआ है। तो देखिए दोस्तों, जो पहला प्रश्न है वो कहता है कि जो पहला ऑप्शन है उसमें लिखा हुआ है कि जो फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल होते हैं वो उसमें ऐसे इंजन होते हैं जो लचीले ईंधन पर चल सकते हैं। अब लचीले ईंधन शब्द को थोड़ा सा गौर करेंगे, ठीक है, जिसमें 100% तक इथेनॉल शामिल हो सकता है दोस्तों, यानी 100% अगर आप चाहें तो उसमें इथेनॉल मिला के गाड़ी चला सकते हैं, इसका मतलब ये है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन जो है वो कहता है कि भारत सरकार ने पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिश्रण, जिसे E20 भी कहा जाता है, के लक्ष्य को वर्ष 2030 से कम करके वर्ष 2025 कर दिया है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपने वीडियो को रोका होगा और पहले खुद से प्रश्न को सॉल्व करने का प्रयास किया होगा। चलिए अब एक्सप्लेनेशन की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखें तो जो शब्द इस्तेमाल है यहाँ पे फ्लेक्स, फ्लेक्स का मतलब होता है फ्लेक्सिबल, और यहाँ पे फिर लचीला। आपको पता है फ्लेक्सिबल का हिंदी जो निकलेगा वो लचीला जैसा निकलेगा। तो ये बात बिल्कुल सही है दोस्तों कि जो फ्लेक्स फ्यूल इंजन्स होंगे, व्हीकल्स होंगे, वो ऐसे व्हीकल्स होंगे जिनमें जो आप चाहें तो या तो सिर्फ पेट्रोल से गाड़ी को चला लें या सिर्फ इथेनॉल से गाड़ी को चला लें। ठीक है दोस्तों, आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे कि 100% इथेनॉल बिल्कुल शामिल हो सकता है। यहाँ पे एक्सट्रीम वर्ड हो गया, 100% हो गया तो उसको गलत करना है, तो इससे पहले इसको सोचिएगा कि ऐसा नहीं है, ये सही भी हो सकता है और इसके बारे में आपको बिल्कुल पढ़ना चाहिए दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन हमारा जो है वो सही हो जाएगा। दूसरे पे देखते हैं दोस्तों, दूसरा कहता है कि भारत सरकार ने पेट्रोल में 20%, निश्चित रूप से मुझे लगता है कि आपने इसके बारे में सुना होगा, अगर नहीं सुना है तो चलिए इसके नोट्स भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, आप वहाँ से भी इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, 20% का जो लक्ष्य था भारत सरकार का उसको वर्ष 2030 से कम करके 2025 कर दिया है। बिल्कुल दोस्तों, ये पिछले मंथ की ही न्यूज़ है और ये सही है, गवर्नमेंट ने ऐसा डिसीजन लिया है। तो पहला और दूसरा दोनों ऑप्शन सही है और इसमें सही ऑप्शन के बारे में पूछा गया है। तो इस हिसाब से दोस्तों जो हमारा आंसर बनेगा, आंसर बन जाएगा हमारा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। ठीक है, चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं, नई स्लाइड पे चलते हैं। इस स्लाइड को रोकिएगा और प्रश्न को पहले खुद से सॉल्व करने का प्रयास करिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। प्रश्न कहता है कि जो कवक है उनके संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, कवक यूकैरियोट्स सूक्ष्म जीवों का एक विविध समूह है। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन जो है ये बायोलॉजी और इन्वायरमेंट दोनों को कनेक्ट करता है। तो पहले ऑप्शन पे विचार करते हैं कि यूकैरियोट्स जो सूक्ष्म जीव हैं वो क्या होते हैं, आपको इनके बारे में पढ़ना पड़ेगा और आप जब पढ़ेंगे तो आपको उसमें कवक, फंगस, मशरूम इस तरीके की चीज़ों के बारे में जानकारी मिलेगी। ये बहुत बेसिक है, आप जैसे ही कवक के बारे में पढ़ेंगे तो आपको सबसे पहले यही चीज़ पढ़ने मिलेगी। तो ठीक है दोस्तों, ऑप्शन सही है। दूसरा देखते हैं, कवक के महत्व को उजागर करने के लिए फंगा शब्द का प्रयोग किया जाता है। अब ये आपको पता है कि नहीं, देखिए ये क्यों न्यूज़ में था। जो संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता जो एक संगठन है संयुक्त राष्ट्र का, उसने इस बार फिर से कई बार इस चीज़ के ऊपर ध्यान दिलाया है कि जब भी हम फ्लोरा और फौना शब्द का इस्तेमाल करते हैं पेड़ पौधे और जंतुओं के लिए, तो उसके साथ हमको कवक के लिए अलग से फंगा शब्द का उपयोग करना ही चाहिए। ठीक है, क्योंकि जो कवक होते हैं वो पादप और जंतुओं से बिल्कुल अलग होते हैं और जो प्रकृति है उसमें जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए उसके महत्व पे लोग ध्यान दें, इसलिए उनके लिए अलग से फंगा शब्द का इस्तेमाल करने के लिए अभी जो है बात चल रहा है। तो दूसरा ऑप्शन भी सही हो जाएगा। तीसरा जो है दोस्तों, मुख्य रूप से डीकम्पोजर या सेप्रोफाइट होते हैं जो अपने परिवेश से जैविक पदार्थों को अवशोषित करके पोषक तत्व प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आपने देखा होगा कहीं पे लकड़ी पड़ा हुआ है तो आप देखेंगे उस पर मशरूम उग जाता है ना। तो ऐसा क्यों होता है दोस्तों, जब उस लकड़ी का विघटन होता है तो उसके आसपास आपको इस तरीके की चीज़ें दिखेंगी उगी हुई, और जो उसके पोषक तत्व बिल्कुल यहीं से प्राप्त करते हैं। तीसरा ऑप्शन बहुत कॉमन और बेसिक है, ये सही होगा। ठीक है, इसमें सही ऑप्शन पूछा है दोस्तों, आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, सभी तीन। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर बढ़ते हैं आगे। आशा करता हूँ आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा होगा। आप चिंता मत करिए, इसके सारे नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध करा दिए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों हमारा जो प्रश्न 4 है वो क्या कहता है। प्रश्न 4 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन एक जाति एक धर्म सभी के लिए एक भगवान में विश्वास करता है। ठीक है, इसमें 4 व्यक्तियों के नाम दिए गए हैं। ठीक है, तो एक धर्म सभी के लिए एक भगवान, तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा श्री नारायण गुरु, क्योंकि अभी प्रधानमंत्री जी की कुछ एक्टिविटीज़ थी इनसे रिलेटेड, है ना। तो आप इनको ध्यान में रखेंगे और इनका जो दर्शन है इसका भी जो जानकारी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जो आपको जिसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, इनका आंसर ये होगा, आप इनके बारे में पढ़िएगा, बिल्कुल ये हिस्ट्री के बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, तो इनके बारे में जानकारी आपको होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है ये। आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सिंगापुर आईएसए में शामिल होने वाला नवीनतम देश है। ठीक है दोस्तों, आपने वीडियो को रोका होगा और प्रश्न को खुद से सॉल्व करने का प्रयास किया होगा। चलिए अब आंसर को देखते हैं। अब यहाँ पे बोल रहा है कि नवीनतम देश। ठीक है, तो नवीनतम देश कैसे है, तो दोस्तों अगर आपने पिछले जो महीना है उसका अगर करंट अफेयर फॉलो किया है तो बिल्कुल जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है
उसमें सिंगापुर अभी शामिल हुआ है। इसके बाद देखते हैं दोस्तों ऑप्शन 2 जो कहता है कि जो यूएनजीए है उसने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन को पर्यवेक्षक का दर्जा प्रदान किया है। बिल्कुल सही है दोस्तों, ये भी सही है। तीसरा ये है कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस की असेंबली सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था है जिसमें प्रत्येक सदस्य देश के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। ठीक है, कितने सही हैं इसमें पूछ रहा है, तो इसमें दोस्तों तीनों सही हैं। लेकिन अब अपने को करना क्या पड़ेगा दोस्तों, अब अपने को जाके इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इतनी जानकारी जो है ये काफ़ी नहीं है आपके लिए। प्रश्न तो ठीक है दोस्तों, इसका आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ, लेकिन जब ये प्रश्न आएगा तो ज़रूरी नहीं कि यही 3 ऑप्शन है। तो आपको करना क्या है, हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाना है, वहाँ पे आपको प्रॉपर नोट्स मिलेंगे जिसमें आपको डिटेल में इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में भी जानकारी मिल जाएगी, तो वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। छठवां प्रश्न कहता है दोस्तों कि छठे राष्ट्रीय पोषण माह के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कितने सही हैं। पहला, छठे राष्ट्रीय पोषण माह का मुख्य उद्देश्य मानव जीवन के महत्वपूर्ण चरणों जैसे गर्भावस्था, शैशवावस्था, बचपन और किशोरावस्था के बारे में व्यापक जागरूकता का प्रसार करना है। ठीक है, तो दोस्तों बिल्कुल जनरलाइज्ड है और बिल्कुल पोषण है, तो जाहिर सी बात है कि इन सारी चीज़ों पे फोकस होगा ही, इसमें आपको ज़्यादा सोचना नहीं है। ठीक है, अब दूसरा, छठे राष्ट्रीय पोषण माह को की जो थीम है वो सुपोषित भारत, साक्षर भारत और सशक्त भारत है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो ऑप्शन है, अब इसके लिए ज़रूरी है कि आपको एग्जैक्टली पता होगा थीम ये है कि नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए आपको दोस्तों बिल्कुल नॉलेज की ज़रूरत पड़ेगी और इसीलिए लगातार पढ़ते रहना ज़रूरी है इस परीक्षा के लिए। और जो तीसरा ऑप्शन है दोस्तों, इसमें जो है तीसरा ऑप्शन ये बोलता है कि पोषण अभियान मुख्य रूप से गर्भवती महिलाओं को, आप यहाँ पे फोकस देखेंगे, मुख्य रूप से गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं, किशोर लड़कियों और 12 वर्ष से कम उम्र के जो लोग हैं उनको लक्षित करता है। लेकिन यहाँ पे देखिए दोस्तों, जो पहला ऑप्शन है वो तो कहता है कि गर्भावस्था, शैशवावस्था, बचपन, किशोरावस्था सबके बारे में व्यापक जागरूकता का प्रसार करना है। तो ये जो है ये ब्रॉड स्टेटमेंट है, और जो थर्ड ऑप्शन है वो उसके अंदर एक छोटा सा स्टेटमेंट है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि सरकार की स्कीम में सरकार ज़्यादा से ज़्यादा कवर करेगी, तो ये जो ब्रॉड वाला है इसको हम सही मानेंगे और थर्ड वाले को हम मान लेंगे रॉन्ग। ठीक है, तो दोस्तों हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें जो है एक देश के बारे में पूछा गया है इस प्रश्न में, गैबॉन के बारे में। आपने गैबॉन का नाम सुना है? अगर आपने गैबॉन का नाम नहीं सुना है तो जाइए अपना एटलस खोलिए, अफ्रीका महाद्वीप पे जाइए, आपको वहाँ से इसका लोकेशन आप देखिए। तो दोस्तों ये कहता है कि गैबॉन जो है, आपको बताना है कि इसमें कौन सा सही है, सिर्फ एक ऑप्शन सही है, आपको बताना है कि इसमें से कौन सा जो है वो सही है। चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न कहता है दोस्तों कि गैबॉन एक मध्य अफ्रीकी स्थल रुद्ध देश है। ठीक है, स्थल रुद्ध देश है, इसका मतलब समझते हैं स्थल रुद्ध का मतलब, इसका मतलब ये है कि जैसे भारत है, ठीक है, यहाँ पे तो यहाँ पे अरब सागर है, यहाँ पे बंगाल की खाड़ी है। ठीक है, तो जैसे छत्तीसगढ़ है, तो छत्तीसगढ़ एक स्थल रुद्ध जिला राज्य हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये समुद्र के संपर्क में नहीं है। तो अब गैबॉन है कि नहीं है इसके लिए आपको मैप देखना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, दूसरा जो क्वेश्चन पूछा वो ये पूछा कि किस किस देश के साथ अपनी जो बाउंड्री है वो शेयर करता है, ये भी आपका मैप से हो जाएगा। ठीक है, गैबोन को व्यापक रूप से अफ्रीका लास्ट ईडन के रूप में वर्णित किया जाता है। ठीक है, और लोंगा नेशनल पार्क देश के सबसे अच्छे वन्यजीव दर्शन स्थलों में से एक है। और चौथा बोलता है कि सभी सही है, ऑप्शन डी। तो दोस्तों देखिए, गैबोन जो है वो बाउंड्री पे है अफ्रीका की, आप अफ्रीका का जब मैप देखेंगे तो इस साइड पे आपको वो दिख जाएगा। ठीक है, आप बिल्कुल जाइए मैप को खोल के देखिए, तो ये ऑप्शन हो जाएगा गलत, क्योंकि ये गलत हो गया तो डी भी गलत हो जाएगा, क्योंकि ये गलत है तो फिर सभी सही नहीं हो सकते। दूसरा जो पूछा है दोस्तों, इसमें केनिया जो है वो बॉर्डर शेयर नहीं करता है। चलिए, और जो तीसरा ऑप्शन है दोस्तों बिल्कुल सही है, अफ्रीका लास्ट ईडन के रूप में इसको डिफाइन किया गया है, ये यहाँ से हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों प्रश्न क्रमांक 8 जो है ये थोड़ा सा यूनिक प्रश्न है, और आजकल तो यूपीएससी को इस तरीके के यूनिक प्रश्न में बड़ा इंटरेस्ट आ रहा है। गोल्डन ग्लोबल रेस के बारे में कथनों पर विचार कीजिए, किस तरीके के कथनों पे जो सही है। ठीक है, गोल्डन ग्लोबल रेस विश्व भर में एक नॉन स्टॉप मल्टीप्लेयर, ठीक है दोस्तों, नॉन स्टॉप मल्टीप्लेयर और बिना सहायता वाली नौका दौड़ है, जो पहली बार यहाँ पे ईयर दिया हुआ है इतने में आयोजित की गई थी। तो दोस्तों देखिए, इसमें बिल्कुल है ये नॉन स्टॉप है, बिना सहायता वाली है, पर ये मल्टीप्लेयर ना होकर के सिंगल प्लेयर है, इसीलिए जो ऑप्शन है गलत हो जाता है। और जो वर्ष इसमें दिया गया है वर्ष बिल्कुल सही है, पर यहाँ पे सिर्फ एक वर्ड, इसकी वजह से पूरा मामला बिगड़ जा रहा है, जो मल्टीप्लेयर वर्ड है। ठीक है, समझ रहे हैं दोस्तों? आगे चलते हैं, कैसे छोटी छोटी बारीकी से भी प्रश्न पूरा चेंज हो जाता है। अब दूसरे प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। दूसरा प्रश्न कहता है कि नौकायान की एक निर्धारित जो है उसका मार्ग होता है, जिसमें 3 महान अंतर्द्वीपों दक्षिण अफ्रीका का केप अगुलास, ऑस्ट्रेलिया का केप लॉटविन और चिली का कैप हॉर्न शामिल किया गया है। अब इसमें से कौन कौन सा सही है बताना है।
तो दोस्तों इसमें जो दक्षिण अफ्रीका का है ये वाला ऑप्शन यहाँ पे ये गलत है, इसीलिए जो होगा ये दोनों गलत जगह, बाकी दोनों जानकारी सही है। यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत हो गया दोस्तों, यहाँ दिल्ली हो लिखा गया है, टाइपिंग मिस्टेक है, ये है चिली। ठीक है, अर्जेंटीना चिली आप जानते हैं लैटिन अमेरिका में सबसे साउथ में। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, अगर दोनों गलत है तो हम लोग किस आंसर को चुनेंगे, हम लोग चुनेंगे हमारे आंसर डी को। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं अब। दोस्तों प्रश्न क्रमांक 9 जो है वो कहता है रेड सैंड बुआ के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निश्चित रूप से इस तरीके के प्रश्न यूपीएससी के फेवरेट प्रश्न रहे हैं पहले भी, और आने वाले समय में भी इस तरीके के प्रश्न आपको देखने मिलेंगे पेपर में। चलिए देखते हैं इसमें क्या बोल रहा है कि रेड सैंड बुआ जो है वो विश्व में सबसे बड़ा सैंड बुआ है ना, सबसे बड़ा रेड सैंड बुआ है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद ये जो IUCN है उसकी जो रेड लिस्ट है ना, IUCN के बारे में आप लोग जानते होंगे, उसकी रेड लिस्ट में इसे संकटग्रस्त के रूप में, है ना, संकटग्रस्त को क्या कहेंगे, इंडेंजर्ड कहेंगे। ठीक है, सूचीबद्ध किया गया है। यह मुख्यतः भारतीय द्वीपों में पाया जाता है। ठीक है, और ये कह रहा है कि इसमें से कौन सा सही नहीं है। तो दोस्तों चलिए मैं आपको आंसर एक्सप्लेन करता हूँ। ये बिल्कुल सही है दोस्तों, पहला वाला, इसे भारतीय रेड सैंड बुआ भी कहा जाता है ना, तो इसको आप नोट कर लेंगे, ध्यान रखेंगे इसका, और ये सारी चीज़ें आप 2-3 बार जब देख लेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाती हैं, जाता है। पर ये जो है दोस्तों भारतीय द्वीपों पर नहीं पाया जाता है, बाकी सब जगह पाया जाता है भारत में। ठीक है, तो हो जाएगा गलत। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, केवल एक, है ना, लेकिन ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सा सही नहीं है, तो ऑप्शन 2 सही नहीं है। तो हमारा जो आंसर होगा दोस्तों, हम जो चुनेंगे, हम चुनेंगे बी को। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप हमने बी को क्यों चुना है, क्योंकि यहाँ पे जो सही नहीं है यानी जो गलत है, सही नहीं का मतलब होता है दोस्तों गलत। ठीक है, तो चलिए फिर ये हो गया अपना, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप वीडियो को रोक रहे होंगे और फिर प्रश्नों को पढ़ने के बाद इसके आंसर को देख रहे होंगे, तो ये आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, चलिए दोस्तों इसमें है जो क्वेश्चन, इकोनॉमी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है राजकोषीय घाटा। अब आपने अगर बेसिक इकोनॉमी पढ़ी है तो आपने बिल्कुल इसके बारे में पढ़ा होगा। यहाँ पूछा है सही प्रश्न, जो सही उत्तर है उसको चुनना है। ठीक है, तो दोस्तों इसमें कह रहा है कि राजकोषीय घाटा सरकार के कुल व्यय और कुल राजस्व प्राप्ति जो होती है सरकार के उधार सहित, उसके बीच का अंतर है। ठीक है, और तो अब मैं पहले आपको एक एक ऑप्शन समझाता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे दोस्तों देखिए उधार सहित लिखा है, जबकि ऐसा नहीं है, यहाँ पे उधार रहित होगा, ना कि उधार सहित। अब इसके लिए आपको इसका कॉन्सेप्ट पता करना पड़ेगा। अगर आपको इसका कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो हमारे चैनल पे ही इकोनॉमी की भी सीरीज़ चल रही है, उसको देखिएगा आप, या खुद से अगर आपको लगा कि वीडियो देखना ज़्यादा टाइम टेकिंग है, गूगल पे सर्च करिए और आंसर को खोजिए, पर आंसर देखिए ज़रूर। और टेलीग्राम पे इसका आंसर अपलोड होगा डिटेल्ड में, उसको जाके पढ़िएगा। चलिए अब ऑप्शन 2 को देखते हैं। ऑप्शन 2 कहता है कि उच्च राजकोषीय घाटा जब होता है तो मुद्रास्फीति, मुद्रा का अवमूल्यन और ऋण बोझ में वृद्धि हो सकता है। तो बिल्कुल सही बात है दोस्तों, मुद्रास्फीति बढ़ेगी, क्योंकि जब मार्केट, जब उच्च राजकोषीय घाटा होगा तो क्या होगा, सरकार ज़्यादा पैसा मार्केट में खर्चा करेगी, जिससे क्या होगा, लोगों के पास पैसा ज़्यादा होगा, और जब पैसा ज़्यादा होगा तो महंगाई भी ज़्यादा होगी। ठीक है, मुद्रा का अधिमूल्यन, ठीक है, और ऋण बोझ, तो ऋण बोझ तो बिल्कुल बढ़ेगा, क्योंकि सरकार लोन लेगी तब तो खर्चा करेगी कहीं से, तो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। लेकिन जो अधिमूल्यन लिखा है, अधिमूल्यन नहीं होगा, मुद्रा का अवमूल्यन होगा। जैसे कि अभी जो डॉलर और रुपीज़ का चल रहा है ना, आपने सुना होगा कि डॉलर और रुपीज़ का हमेशा कुछ ना कुछ चलते रहता है। कभी डॉलर ज़्यादा, रुपए आपको 80 रुपये डॉलर पड़ जा रहे हैं, पहले 70 रुपये डॉलर थे, तो वो होता है। तो अधिमूल्यन नहीं, अवमूल्यन होगा, तो ये हो जाएगा दूसरा गलत। सिर्फ एक वर्ड से आंसर गलत। यहाँ पे भी उधार सहित की जगह रहित होता तो ये भी सही हो जाता, ये भी गलत। इसमें सही पूछा है तो सही तो कोई सा नहीं है, तो अपन क्या चुनेंगे दोस्तों, अपन चुनेंगे ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लग रहा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और शेयर करिए। ठीक है, और अभी मैंने आपसे सिर्फ 10 प्रश्नों को डिस्कस किया, पर मैं चाहता हूँ कि आप पहले इनको अच्छे से समझ लें, कर लें। इसके बाद मैं प्रश्नों की संख्या बिल्कुल बढ़ाऊंगा, और ये सिर्फ पार्ट 1 है। ऐसा एक और पार्ट आएगा जिसमें प्रश्नों की संख्या कम से कम 20 रहेगी। ठीक है, तो चलिए आप लोग अब अच्छे से रहिए, पढ़ाई करते रहिए, अपना ध्यान रखिएगा। और दोस्तों कोई भी समस्या हो तो आप हमें मेल करिए, या फिर कमेंट में हमको उस बारे में लिखिए कि आपको क्या प्रॉब्लम आ रहा है। और हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाके क्वेश्चंस के आंसर को पढ़िए, ताकि आपका नॉलेज डे बाय डे इंक्रीज़ हो। और दोस्तों एक और चीज़ का ख्याल रखिएगा कि देखिए, हम अपने चैनल पे डेली 5 करंट के और 5 स्टैटिक के, यानी टोटल 10 क्वेश्चन को लेके आने वाले हैं इसी तरीके से, और डिस्कस भी करेंगे। तो इससे आपको फ़ायदा ये होगा कि अभी अगर प्रीलिम्स को 200 दिन बचे हैं तो आपके टोटल 2000 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, और 2000 नए नए प्रश्न अगर आप तैयार कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आपकी तैयारी पे भी और परीक्षा में भी इसका आपको सकारात्मक असर देखने को मिलेगा। हो सकता है कि कई प्रश्न ऐसे हों
जिनका आंसर आपको ना पता हो, आप कन्फ्यूज़ हो जाएँ, तो ऐसे में आप जाके फिर उस टॉपिक को रिवाइज़ करिएगा। पूरा फ़ायदा उठाइए दोस्तों इस वीडियो का और अच्छे से रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए।